अमीर गरीब की बेटी के पहले बच्चे पर मायके से आए गिफ्ट। बुखार से तपती शांति सब्जी लेकर घर आ रही होती है और चक्कर आने की वजह से उसके हाथ से सब्जी का थैला गिर जाता है। पर तभी वहां रीमा आती है। आंटी, आप ठीक तो हैं? कहाँ बेटा, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। सब्जी लेकर घर जा रही हूँ, रात का खाना भी बनाना है, वो लोग बस आते ही होंगे। आप परेशान मत हो आंटी, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आज मैं अपने खाने के साथ आपका भी खाना बनाकर आपके घर भिजवा दूंगी। कितनी अच्छी बच्ची है तू, तेरी जैसी एक बेटी मुझे भी चाहिए थी, पर भगवान ने मुझे बेटी ही नहीं दी। अब शांति सब्जी लेकर रीमा के साथ घर पहुंचती है और अपने घर में रीमा शांति के परिवार के लिए भी खाना बनाती है और अपने छोटे भाई के हाथ से भिजवाती है। ये ले गोलू, आंटी के घर में खाना देकर आ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और उनके बेटे पति आते ही होंगे। गोलू सारा खाना लेकर शांति के घर देकर आता है। कुछ ही देर में शांति का पति विनोद और तीनों बेटे भी घर आते हैं और शांति अपने पति से कहती है, देख रहे हैं खाना, आज ये सारा खाना रीमा ने बनाकर भेजा है। उसने बाजार में देखा मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो अपने ही घर पर हमारे लिए खाना बना दिया। बड़ी ही प्यारी और समझदार लड़की है। मुझे तो अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए। भगवान ने बेटी तो नहीं दी, पर अगर ऐसी ही बहू मिल जाए तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाए। हाँ शांति, तुम सही कह रही हो, पर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खाना हम लोग खुद निकाल कर खा लेंगे, तुम आराम कर लो। वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करने को बोला है और समय पर दवाई लेती रहना। अब ये बीमारी तो तभी ठीक होगी जब मैं इस दुनिया से जाऊंगी। इतना बोलकर शांति आराम करती है तो विनोद अपना और अपने तीनों बेटों का खाना निकालता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ अब तुम बीमार और बूढ़ी हो गई हो ना, इसलिए तुम्हारे हाथों के खाने में स्वाद नहीं है। माँ मैं तो कहता हूँ घर में एक नौकरानी रख लेते हैं, आखिर कब तक तुम बीमार होकर भी खाना बनाओगी? वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को बोला है और तुम काम करती हो, अच्छा नहीं लगता। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं खुद खाना बनाऊंगी, मुझे नौकरों के हाथ का खाना नहीं खाना। और मेरे खाने में कमियां निकाल रहे हो ना आज तुम सब, पर मेरे मरने के बाद याद करोगे मुझे और मेरे हाथ के खाने का स्वाद तुम्हें किसी और के खाने में नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, क्यों सोचती हो इतना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। शांति को चिढ़ाकर तीनों बेटे हंसते हुए खाना खाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन दिवाकर ऑफिस खत्म होने के बाद शीतल के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने जाता है। दिवाकर, आखिर तुम कब बात करोगे अपने घर में? आखिर क्या कमी है मुझ में? शीतल, मैं जानता हूँ मिडिल क्लास और तुम रिच, पर मेरी बात को भी तो समझो। अगर तुम घर में सबसे बड़ी हो तो मेरे घर में मुझसे बड़ा मेरा भाई है। जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं कैसे हमारी शादी की बात करूं? जरूरी है क्या कि बड़े भाई के बाद ही तुम शादी करो? तुम दोनों भाई एक साथ शादी नहीं कर सकते? अगर तुम्हारे घर वाले नहीं सोच रही तो तुम खुद बोलो। तुम्हारी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, बड़े भाई की शादी करवा दो ताकि घर संभालने के लिए बहू आ सके। थोड़ा टाइम और दो, मैं करता हूँ कुछ। जहाँ दिवाकर शीतल के साथ बैठकर शादी की बातें कर रहा होता है तो वहीं तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से रीमा शांति के घर खाना बनाने आती है। बेटा, इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, पर जितना तू मेरा ख्याल रखती है उतना कोई नहीं रखता। आंटी, आप मुझे बचपन से इतना प्यार करती आ रही हैं, तो मैं आपका ख्याल कैसे न रखूं? रीमा शांति के घर खाना बनाकर अपने घर जाती है। कुछ ही देर में तीनों बेटे और विनोद घर आते हैं और इस बार जब चारों बाप बेटे खाना खाने बैठते हैं तो खाने में रोटी, पराठा, सब्जी, चावल, दाल, सलाद देखकर अपनी माँ से कहते हैं, माँ आज कुछ है क्या जो तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है? मैं बीमार बुढ़िया सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ, मैं क्या बनाऊंगी? ये सब तो रीमा बना कर गई है। तभी तो खाने में इतना स्वाद है। रीमा बहुत अच्छा खाना बनाना जानती है। सभी रीमा के खाने की काफी तारीफ करते हैं। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ धीरे धीरे शांति की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन शांति की मौत हो जाती है। शांति के जाने के बाद विनोद अपने तीनों बेटे के साथ मिलकर एक नौकरानी को रखता है जिसका खाना किसी को पसंद नहीं आता। आंटी, हमने सिर्फ आपको खाना बनाने के लिए रखा है और आप 3 टाइम में से 1 टाइम का भी ढंग का खाना नहीं बनाती। आज भी आपने सब्जी में कितना तेज नमक कर रखा है। कांता बहन, थोड़ा ध्यान दो खाने पर भी, तुम सारा दिन बस फोन पर लगी रहती हो। मैं औरों के भी घर में खाना बनाती हूँ, पर जितने नखरे आप चारों बाप बेटे के हैं उतने किसी के नहीं हैं। अगर मेरा खाना पसंद नहीं आता तो मेरा हिसाब कर दो, मैं कल से नहीं आने वाली।
इतना बोलकर कांता नौकरी छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद विनोद, दिवाकर और सूरज को खुद खाना बनाना पड़ता है और तब उन्हें अपनी माँ के खाने की याद आती है। पापा, मेरी तो सारी रोटियां जल रही हैं। माँ अकेले कैसे हम सबके लिए इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती थी। सही कहती थी माँ, जब वो नहीं रहेगी तब हमें उनके खाने की कदर होगी। विनोद अपने तीनों बेटों के साथ खाना बना रहा होता है, तभी रीमा खाना लेकर आती है। मैं जानती हूँ आपने जो नौकरानी रखी थी वो 3 दिन में ही छोड़कर चली गई, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। और जब तक आपको नई नौकरानी नहीं मिल जाती, इसी तरह मैं आपको कुछ न कुछ बनाकर देती रहूंगी। रीमा बेटी, तुम हमारा कितना ख्याल रखती हो। अगर तुम ना होती तो हमें एक वक्त का भी खाना अच्छा नसीब नहीं होता। जब से शांति गई है तब से तुम हर रोज कुछ न कुछ हमें देकर जाती हो। भले ही वो नौकरानी 3 वक्त खाना बनाती थी, पर पेट तो हमारा तुम्हारे खाने से ही भरता था। रीमा को अपने परिवार का इतना ख्याल रखता देख विनोद रीमा की शादी सूरज से करवाने की सोचता है, और जब इस बारे में अपने तीनों बेटों से बात करता है तो दिवाकर भी अपनी पसंद के बारे में बताता है। पापा, वैसे मुझे बहुत शर्म आ रही है आपसे अपनी शादी की बात करते हुए, पर अगर भाभी अकेली घर में आएंगी तो उनके ऊपर बहुत बर्डन पड़ जाएगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरी भी शादी भाई के साथ हो जाती। हाँ पापा, दोनों भैया की शादी एक साथ करवा दो, क्योंकि दिवाकर भैया ने तो अपने लिए लड़की भी पसंद कर ली है, वो भी बड़े घर की। क्योंकि शांति अब इस दुनिया में नहीं थी, इसलिए विनोद दिवाकर का रिश्ता उसकी पसंद की लड़की शीतल और सूरज का रिश्ता रीमा से कर देता है। बहुत जल्द सूरज और दिवाकर एक ही दिन शादी करके अपनी बीवी के साथ घर आते हैं। विनोद अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करवाता है। बहू, अब तुम्हारी सास इस दुनिया में नहीं है, तो तुम दोनों को ही एक साथ रहकर इस घर को संभालना होगा। काश कि माँ जिंदा होती तो आज बहुत खुश होती। शादी के अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है, पर क्योंकि शीतल काफी अमीर होती है इसलिए उसे घर का कोई काम नहीं आता, और जब दोनों बहू रसोई में होती हैं तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुंह बना रही होती हैं। वैसे कौन सा जादू किया तुमने मेरे जेठ पर, जो उन्होंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ कर दी? अगर मुझे पता होता कि तुम मेरी जेठानी बनने वाली हो तो मैं अपने जेठ को सच सच बता देती कि तुम मेरी चचेरी बहन हो। अपने पैसों का घमंड मुझे तो दिखाना मत, क्योंकि पहले पता होने के बाद भी तुम कुछ नहीं कर पाती। बचपन से सूरज और मैं एक दूसरे को जानते हैं, और पापा जी, माँ जी तो मुझे बहुत पसंद करती थी। अगर आज माँ जी जिंदा होती तो तुम जैसी घमंडी अमीर लड़की से वो देवर जी की शादी कभी नहीं होने देती। बहू, शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों चचेरी बहन हो, पर अब ये तुम्हारा ससुराल है और अब तुम देवरानी जेठानी हो। अगर तुम दोनों एक साथ मिलकर रहोगी तो ही घर की जिम्मेदारी उठा पाओगी। विनोद दोनों बहू को समझाकर चला जाता है, जिसके बाद अपनी पहली रसोई में शीतल सैंडविच बनाती है, तो वही रीमा कुलचे, नान, रुमाली रोटी, लच्छा पराठा, फ्राइड राइस, बिरयानी और दाल मखनी बनाती है। भाभी, आपने तो खाना बहुत अच्छा बनाया। वैसे छोटी भाभी, आपने सिर्फ अपनी पहली रसोई में सैंडविच बनाया? हाँ देवर जी, क्योंकि मैं ऑफिस जाती हूँ। मेरे पापा का खुद का बिजनेस है। हम गरीब नहीं जो घर में 4 दीवारों में रहकर घर के ही काम सीखते रहें। हमें घर और बाहर दोनों देखना होता है, और मैं आपकी बड़ी भाभी की तरह गरीब घर से भी नहीं हूँ। तुम इतना तो ऐसे रही हो जैसे कि इकलौती तुम ही अमीर हो। अरे और भी अमीर लड़कियां हैं जो पैसे के साथ साथ घर चलाना भी जानती हैं। दोनों की बहस देखकर विनोद और उसके तीनों बेटे शांत हो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और हर वक्त दोनों चचेरी बहन एक दूसरे को नीचा दिखाती हैं। ऐसे ही एक दिन, हाँ भैया, 1 महीने का राशन है, ज्यादा तो होगा ही। अब जल्दी से सारा सामान अंदर रखवा दीजिए। मेरी जेठानी को खाना बनाने में देरी हो रही होगी, क्योंकि पैसा कमाना तो वो जानती ही नहीं है। अगर तुम पैसा कमाना जानती हो ना, तो मैं घर संभालना जानती हूँ, और घर में जो तुम खाना खाती हो ना, वो मेरा ही बनाया खाती हो, समझी? अगर मैं आपके हाथों का बनाया हुआ खाना खाती हूँ ना, तो आप भी ये बात याद रखना कि घर में जो भी खर्चे होते हैं उसमें मेरे भी पैसे लगते हैं, चाहे वो बिल हो या राशन। तुम दोनों किसी बाहर वाले के सामने तो कम से कम बहस मत किया करो। सूरज के बोलने पर दोनों बहनें चुप हो जाती हैं। इसी तरह समय गुजरता है और एक दिन घर में कुछ मेहमान आते हैं। अब जहां शीतल मेहमानों के सामने काफी अच्छे महंगे कपड़े पहनकर आती है, तो वहीं गरीब रीमा हमेशा की तरह नॉर्मल बनी होती है और खुद न खाकर पहले घर वाले और मेहमानों को खाना देती है। बड़ी बहू के संस्कार और छोटी बहू के पहनावे को देखकर मेहमान हंसते हुए कहते हैं, नंदोई जी, अगर आज शांति बहन होती तो हमें शादी के बाद ना आना पड़ता। हम मुंह दिखाई में ही आ जाते, पर बहू की तो मुंह दिखाई ही नहीं हुई। जीजा जी, दोनों ही एक ही घर की बहू हैं, पर दोनों में कितना फर्क है।
एक बहू घर चलाना जानती है तो दूसरी बहू पैसे कमाना। एक बहू कितनी सिंपल संस्कारी है तो दूसरी बहू कितनी मॉडल और खुले विचारों की है। फर्क तो होता ही मौसी जी। आखिरकार मेरी गरीब जेठानी, उप्स, मेरी चचेरी बहन गरीब घर से है और मैं अमीर घर से जो हूँ। शीतल की बात सुनकर रीमा को बहुत गुस्सा आता है, तो वहीं घर आए मेहमान चुप हो जाते हैं। समय गुजरता है और बहुत जल्द दोनों ही बहू गर्भवती होती हैं। अब शीतल गर्भवती थी, इसलिए वो ऑफिस जाना छोड़ देती है और कई बार सूरज, दिवाकर, रीमा शीतल को ऑफिस की छुट्टी कर उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है और उनके काम पर असर पड़ता है। इसीलिए विनोद अपनी दोनों बहू के मायके में फोन करता है और उनकी माँ को मिलने के लिए बुलाता है। अब रीमा की माँ सुमित्रा अपने पेट से कुछ फल तोड़ कर लाती है। काजल बेटा, सारे फल फ्रिज में जाकर रख दे। रीमा बेटी, कुछ लोग के माता पिता ने हमसे बिजनेस के लिए पैसे लिए और बिजनेस करके अमीर हो गए और अमीर होने के बाद हम गरीबों से रिश्ता तोड़ लिया। पर मैं तो तेरी माँ हूँ और जैसी भी है शीतल है तो तेरी बहन ही। पर देख, मैं ये फल सिर्फ तेरे लिए लेकर आई थी, पर यह भी तो गर्भवती है तो तू अपने पेड़ के तोड़े हुए कुछ फल इसे भी दे देना। शुरुआती दौर में जितना फल खाओ उतना अच्छा होता है। सुमित्रा की बात सुनकर शीतल वैसे में अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। माँ, तुम कहाँ रह गई? क्या पापा जी ने तुम्हें फोन नहीं किया था? तुम्हें पता है बड़ी माँ रीमा के लिए अपने पेड़ से फल तोड़ कर लाई है। क्या तुम मेरे लिए कुछ नहीं ला सकती? बस इतनी सी बात। मैं 2 घंटे में आ रही हूँ तेरे पास, बस रास्ते में हूँ। अब शाम होने से पहले आशा अपने बेटे के साथ बड़े बड़े फलों की टोकरी लेकर आती है और अपनी जेठानी और उसकी बेटी को देखकर सुनाते हुए कहती है, बेटा, लोगों का तो बस काम है बड़ी बड़ी बातें करना। तेरे पापा में दिमाग था, टैलेंट था, इसलिए आज वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए और तुझे इस काबिल बनाया कि तू खुद भी कमा कर खा सके। और रही फल की बात, कुछ लोग के पास तो 1-2 पेड़ हैं, उसी के फल तोड़कर ले आए होंगे अपनी बेटी के लिए। पर तेरी माँ की इतनी हैसियत है कि वो तेरे लिए पूरा फलों का बागान खरीद सके, समझी? और हम उनसे कम ही दोस्ती रिश्ते रखते हैं जो खुद कभी कुछ ना कर सके। रीमा, अगर तुम्हारी फल खत्म हो जाए तो कुछ मुझसे ले लेना। नहीं दीदी, आपकी माँ जो फल लेकर आई है वो इस टाइम प्रेगनेंसी में नहीं खाए जाते, तो आप अपने फल खुद ही खा लेना। काजल शीतल को जवाब देकर रीमा के साथ कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। क्योंकि सुमित्रा का घर रीमा के ससुराल के पास था, इसलिए वो बार बार उससे मिलने के लिए आती। ऐसे ही एक दिन सुमित्रा देसी घर का बना घी, लस्सी, छाछ और दही लेकर आती है। तो वहीं आशा भी अपनी बेटी के लिए ड्राई फ्रूट्स और केसर लेकर आती है। मैं तेरे लिए देसी दूध, दही, लस्सी और घी लेकर आई हूँ। अब तेरा 6वां महीना लग गया है। 2 महीने के बाद दूध में घी डालकर खाना, बच्चा नॉर्मल और तंदुरुस्त पैदा होगा। और अपने पेड़ का नारियल भी लेकर आई हूँ, इसे खाना, तेरा बच्चा बहुत गोरा और सुंदर होगा। अरे शीतल बेटा, तू गरीबों को क्या देख रही है? मेरी जेठानी और तेरी जेठानी एक जैसी हैं, पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना आता है मुझे। देख, मैं तेरे लिए ड्राई फ्रूट्स लेकर आई हूँ और तू रोज केसर वाला दूध पीना। इसे पीने से तेरा बच्चा सुंदर और तंदुरुस्त होगा। माँ, मुझसे काम नहीं होता। अगर काजल को तुम यहीं छोड़ देती तो मेरी थोड़ी मदद हो जाती। दीदी, अब इस बारे में मैं माँ से क्या कहना? अगर ऐसा है तो अब मैं यहीं रुकूंगी। देख ले शीतल, गरीब लोग के पास इतने भी पैसे नहीं कि अपनी बेटी के लिए केयर टेकर लगवा सके। दीदी फिक्र मत करो, अगर काजल अपनी बहन की सेवा करने के लिए यहाँ रुक रही है तो मैंने तुम्हारे लिए केयर टेकर से बात करता हूँ, जो सुबह से शाम तक तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ, ये तो आपने बहुत अच्छा किया माँ। अब मुझे हॉस्पिटल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब न सिर्फ दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी रहती हैं, बल्कि उनकी माँ भी इन चीज में इन्वॉल्व हो जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुमित्रा होने वाली नाती नतनी के लिए अपने हाथों से बिछौना, लंगोट और मुलायम कपड़े बनाती है। तो वहीं आशा अपनी बेटी के होने वाले बच्चे के लिए डिजाइनर से महंगे कपड़े बनवा कर लाती है। मैंने तेरे बच्चे के लिए बिछौना, तकिया, कपड़े और लंगोट बनाकर रख दिए हैं। डायपर मत पहनाना, इन्फेक्शन होता है उससे, और ये कपड़े बहुत मुलायम होते हैं। डॉक्टर भी तुझे यही कपड़े पहनने को बोलेगा। जेठानी जी, अब जमाना बदल रहा है, पहले जैसे जमाना नहीं रहा। देख शीतल, मैं तेरे बच्चे के लिए कितने सारे गिफ्ट लेकर आई हूँ। कपड़े, जूते, जुराब और खिलौने भी लाई हूँ। गुड्डी गुड़िया, झुंझुना, गाड़ी जैसे खिलौने देख सुमित्रा का मुंह बन जाता है और कुछ दिनों बाद सुमित्रा लकड़ियों से बनी काठी और सस्ते खिलौने लेकर आती है। माँ, अभी से इन सब की क्या जरूरत थी? दामाजी, बहुत जरूरी थी।
कुछ लोगों को क्या लगता है कि वो अमीर हैं तो क्या वही अपने बच्चों के लिए गिफ्ट ला सकते हैं, हम नहीं। सुमित्रा और आशा को देख सूरज भी चुप हो जाता है। समय गुजरता है और एक दिन घर में शीतल और रीमा अकेली होती है। आज शीतल के दोस्त का जन्मदिन होता है, इसलिए शीतल मॉडर्न ड्रेस और हील वाली सैंडल पहनकर बाहर जाने के लिए तैयार होती है। अब जैसे वो सीढ़ी उतरती है उसकी सैंडल टूट जाती है और वो रीमा के सामने सीढ़ी से नीचे गिर जाती है। बाहर काफी तेज बारिश हो रही थी, जिसके चलते रीमा अपनी माँ को फोन करती है और सुमित्रा काजल के साथ घर आती है। अब तीनों माँ बेटी मिलकर शीतल को अस्पताल ले जाती है। अस्पताल पहुंचकर रीमा अपने घर वालों को फोन करती है। मैं आप लोगों को कब से फोन कर रही हूँ, किसी का फोन नहीं लग रहा। शीतल की हालत बहुत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अब शीतल के बारे में जैसे ही सबको पता चलता है, सभी लोग तेज बारिश में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। पर बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि हर जगह पानी भर जाता है। क्या हुआ ड्राइवर, तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है। मालकिन, आगे पूरा पानी भरा है, गाड़ी गड्ढे में भी फंस चुकी है। हे भगवान, कितनी बारिश हो रही है, मैं कैसे अपनी बेटी के पास पहुंचूं? इस बारिश को भी आज ही होना था। बस भाभी, मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रख लें, क्योंकि वो भी गर्भवती हैं। बारिश होने की वजह से कोई भी हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता, जिस वजह से रीमा अपनी माँ और बहन के साथ अस्पताल के चक्कर काटती है। कभी वो ऊपर जाकर पर्ची बनवाती तो कभी दवाई लेने के लिए नीचे आती। कुछ ही देर में शीतल एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, पर उसके कुछ ही देर बाद रीमा की तबीयत खराब होने लगती है। माँ, अब तक कोई नहीं आया। लगता है बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है। मैं इतने महंगे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो सकती। हमें शीतल का भी ख्याल रखना है। कुछ करो, जैसे भी है वो मेरी बहन है। दीदी, मैं और माँ है ना, सब ठीक हो जाएगा। अब धीरे धीरे रीमा की तबीयत बिगड़ने लगती है। कुछ देर में आशा, दिवाकर, सूरज, अमित और विनोद हॉस्पिटल आते हैं। अच्छा हुआ जो आप समय पर आ गए। देखो ना दामाद जी, भाग दौड़ करने की वजह से रीमा को डिलीवरी पेन हो रहा है। जल्दी से इसे इसके अस्पताल ले चलते हैं। ये तो बहुत महंगा हॉस्पिटल है, हम इतने पैसे कहाँ से देंगे। आशा, अब तुम्हारी बेटी और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। दामाद जी जल्दी कीजिए। जेठानी जी, अगर आज आप और रीमा न होती तो शायद मेरी बेटी और उसका बच्चा भी जिंदा न होता। जब आप लोग हमारे लिए इतना कर सकते हैं ना, तो क्या मैं रीमा के इलाज के लिए पैसे नहीं दे सकती? रीमा यहीं एडमिट होगी। इस तरह आशा अपनी सारी नाराजगी खत्म करके रीमा को उसी अस्पताल में एडमिट करती है और अपनी दोनों बेटी के हॉस्पिटल का सारा खर्चा भी उठाती है। रीमा भी एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है और कुछ दिनों बाद दोनों बहन अपने बच्चों के साथ घर आती हैं, जहां आशा और सुमित्रा दोनों बच्चों के लिए गिफ्ट में काफी सारे नए कपड़े, जूते, जुराब, कॉपी, किताब, अलमारी, झूला, खिलौने, गाड़ी लेकर आती है। माँ, इतना सारा गिफ्ट, ये सभी तो काफी महंगे हैं। महंगे हैं तो मैं अपनी बेटी के बच्चों के लिए इतने महंगे गिफ्ट भी नहीं ले सकती क्या? बड़ी माँ, आपने जो बच्चों के लिए लंगोटा कपड़े बनाए हैं वो तो बहुत मुलायम है। मुलायम तो होंगे ही, आखिर कॉटन के कपड़े से जो बने हैं। आज शांति होती ना तो सिर्फ अपने पोते पोती और बहू को देखकर खुश होती, बल्कि आप दोनों के बीच की सारी कड़वाहट को खत्म होता हुआ देखकर भी खुश होती, और साथ ही वो भी आपके साथ मिलकर इन बच्चों के लिए गिफ्ट लाती। इस तरह पहली बार बच्चे होने के बाद अमीर और गरीब बहू के मायके से एक साथ काफी सारे तोहफे आते हैं और वो लोग बड़ी ही धूमधाम से बच्चे का नामकरण करते हैं।